एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ द सन अपीयर्स टू मूव इन एन अप्रॉक्सीमेट सर्कुलर ऑर्बिट। अर्थ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो सन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि अर्थ सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लैनेट लाइक मरकरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ। मरकरी का अगर हम ऑर्बिट अर्थ के रिस्पेक्ट में सोचेंगे तो वो सर्कुलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ना अर्थ मरकरी के चक्कर लगा रहा है ना मरकरी अर्थ के चक्कर लगा रहा है। अर्थ के रिस्पेक्ट में सिर्फ दो चीज़ों के ऑर्बिट जो हैं वो सर्कुलर होते हैं। अगर हम अपने सोलर सिस्टम में बात करें, एक तो हुआ सन का ऑर्बिट, क्योंकि अर्थ सन के चक्कर लगा रही है तो अर्थ के रिस्पेक्ट में सन अर्थ के चक्कर लगाएगा, तो वो अर्थ के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन हो जाएगा सन का। और दूसरा सर्कुलर जो मोशन हमें लगता है पता, वो मून का लगता है, क्योंकि मून जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो जो मरकरी का ऑर्बिट होगा अर्थ के रिस्पेक्ट में वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, विल बी सिमिलरली ट्रू नहीं। और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मरकरी पे जो नेट फोर्स होगा, मरकरी पे जो डोमिनेटिंग फोर्स होगा वो सन का होगा, ना कि अर्थ का। नॉट ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मरकरी इज ड्यू टू सन। तो मरकरी सन के चक्कर लगाएगा और मरकरी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो सन मरकरी के चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा? सी पार्ट। Satellites orbiting the Earth have a finite life and sometimes debris of satellite fall to the Earth। ठीक है, सैटेलाइट जो है वो अर्थ के अराउंड घूमती रहती हैं और उनकी एक लाइफ टाइम होता है, एक फाइनाइट लाइफ टाइम होता है। उतने टाइम में क्या होता होगा कि उसके पे सोलर पैनल्स हैं, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, जो भी सेंसर्स लगे हुए हैं ऑन बोर्ड, ठीक है, उनकी एक लाइफ टाइम होती होगी। ठीक है, उसके बाद सोलर रेडिएशन की वजह से धीरे धीरे वो डिके करते रहते हैं और टाइम के साथ वो ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर लिथियम आयन बैटरीज हैं तो उनकी भी एक लाइफ साइकिल होगी। ठीक है, और कह रहे हैं समटाइम डेब्रिज ऑफ सैटेलाइट फॉल टू द अर्थ। तो कभी कभी सैटेलाइट की डेब्रिज जो है वो अर्थ पे गिरती भी है। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, द सोलर सेल्स एंड बैटरी इन सैटेलाइट रन आउट, इससे कोई लेना देना नहीं है। सोलर सेल और बैटरी के रन आउट होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर सैटेलाइट, अगर एक जैसे मून है, मून भी अर्थ की एक सैटेलाइट है, तो ऐसा नहीं है उसमें कोई सोलर सेल या बैटरी लगे हैं जो रन चल रहे हैं जिसकी वजह से वो घूम रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, या अर्थ का हम देखें तो अर्थ जो है वो सन की सैटेलाइट है और सन के अराउंड घूम रही है। ठीक है, तो इसका सोलर सेल खराब होने से या बैटरीज खराब होने से कोई कनेक्शन नहीं है। द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन प्रिडिक्टेड ट्रेजेक्टरी स्पायरली इनवर्ड, ये भी गलत है कि लॉज ऑफ जो ग्रेविटेशन है वो ऐसी ट्रेजेक्टरी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं जिसमें स्पायरल इनवर्ड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लिया ये आपका है अर्थ और ये सैटेलाइट आपने छोड़ दी यहाँ पे और धीरे धीरे टाइम के साथ ये एक स्पायरल ट्रेजेक्टरी बनाएगा और ऐसे करके गिर जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक, विस्कस फोर्सेज कॉजिंग द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड हेंस सैटेलाइट टू ग्रेजुअली डिक्रीज। ठीक है, कह रहे हैं विस्कस फोर्सेज जो होते हैं वो सैटेलाइट की स्पीड को धीरे धीरे कम करते जाते हैं और धीरे धीरे हाइट कम होती जाती है और ग्रेजुअली गिर जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, अर्थ के अराउंड जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं, वो अर्थ की सरफेस से बहुत ही ज़्यादा दूर है। अर्थ की रेडियस अगर आर है तो वो सरफेस से 6 आर डिस्टेंस पे है और वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं है, तो कोई भी किसी भी तरह का विस्कस फोर्स नहीं है। ठीक है, पोलर सैटेलाइट्स के लिए आप मान भी सकते हो विस्कस फोर्स, क्योंकि पोलर सैटेलाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं, 40-50-100 किलोमीटर की रेंज में होते हैं। लेकिन जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो लगभग 36,000 किलोमीटर सरफेस से डिस्टेंस होती है उसकी, तो वहाँ तो कोई विस्कस फोर्स है नहीं। तो सी भी प्रॉपर आंसर नहीं है इसका। ऑफ कोलिजन्स विद अर्थ सैटेलाइट, अभी तक तो ह्यूमन हिस्ट्री में नहीं हुआ है कि दो सैटेलाइट आपस में कोलाइड कर जाएं। ठीक, कई बार ऐसा होता है कि दो सैटेलाइट काफ़ी क्लोज से निकल जाती हैं। अभी अभी अर्थ के आसपास जो स्पेस है उसमें इतनी ज़्यादा सैटेलाइट्स हम नो डाउट बहुत सारी लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी सैटेलाइट्स का इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं हुआ है कि दो सैटेलाइट का कोलिजन हो जाए। तो अभी तक की हिस्ट्री में तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी आंसर इसमें प्रॉपर नहीं है। ठीक है, पहला भी ठीक नहीं है, दूसरा भी ठीक नहीं है, तीसरा भी ठीक नहीं है और डी पार्ट चौथा भी अभी तक तो कोलिजन नहीं हुआ है। हाँ, कोलिजन होगा तो कभी डेब्रिस आएगी, वो अलग बात है, लेकिन अभी तक तो कोई कोलिजन नहीं हुआ है इसमें। बोथ द अर्थ एंड मून आर सब्जेक्ट टू ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन द ऑर्बिट ऑफ मून। मून का ऑर्बिट कैसा होगा? तो मून पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सन का भी है और अर्थ का भी है, तो मून का जो मोशन होगा वो तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में होगा, तो वो स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल या सर्कुलर तो नहीं होगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए सन है और यहाँ पे अर्थ है ये, और मून को अर्थ के चक्कर लगाना है ऐसा,
और अर्थ भी धीरे धीरे ऐसे घूम रही है, तो मून अर्थ के चक्कर लगाता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, तो इस तरह का पाथ होगा, अर्थ के चक्कर लगाता रहेगा वो, और अर्थ के साथ साथ वो सन के चक्कर भी लगाएगा, इस तरह से पाथ होगा इसका, इस तरह से जो है वो मून का पाथ होगा। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल नहीं है, क्लोज कर्व भी नहीं है। क्लोज कर्व इसलिए नहीं है क्योंकि अर्थ जिस लोकेशन से निकलती है दोबारा से उस लोकेशन पे नहीं आती। अर्थ का जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो ऑर्बिट है, अर्थ का जो सन के अराउंड ये जो ऑर्बिट है ये भी प्रिसिस करता रहता है, ये इस तरह से प्रिसिस करता है। ठीक है, तो अर्थ का जो ऑर्बिट है वो भी क्लोज कर्व नहीं है, अर्थ दोबारा से लौट के उसी पॉइंट पे वापस नहीं आती है। धीरे धीरे अर्थ का ऑर्बिट धीरे धीरे क्या करता रहता है, शिफ्ट करता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं, विल बी इलिप्टिकल गलत है, विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेंट्रल ही है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और सन का रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स है। नॉट इलिप्टिकल बट इट विल नेसेसरली क्लोज कर्व, कह रहे हैं इलिप्टिकल तो नहीं है, ठीक है, बट वो क्लोज कर्व होगा, क्लोज कर्व भी नहीं है। डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम बीइंग इलिप्टिकल ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स अदर देन अर्थ, ये भी गलत है। कंसिडरेबली डेविएट होता है इलिप्टिकल पाथ से, लेकिन वो अदर देन अर्थ की वजह से नहीं होता है, सिर्फ अर्थ की वजह से होता है और सन की वजह से होता है। तो क्या आंसर बनेगा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन द मोशन ऑफ मून विल बी इलिप्टिकल, गड़बड़ है। विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। सेंट्रल मतलब अब हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून पे वो सन के सेंटर की तरफ तो नहीं लग रहा होगा, वो सन के सेंटर की तरफ भी होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ भी होगा, तो रिजल्टेंट होगा वो कहीं और लग रहा होगा। ठीक है, तो आंसर इसका जो बेस्ट बनेगा वो बनेगा बी पार्ट। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू सन कह रहे हैं, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन, सन के रिस्पेक्ट में फोर्स जो है वो सेंट्रल नहीं होगा, मून के सेंटर पे ही लग रहा होगा नो डाउट, बट वो सन के सेंटर की तरफ नहीं होगा, सन पे खड़े होकर हम बात कर रहे हैं, सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर जो बेस्ट आंसर है वो बनेगा बी पार्ट। In our solar system, interplanetary region has a chunks of matter much smaller in size compared to planets called asteroids। ठीक है, ठीक है, वो 4 इनर प्लानिट हैं, 4 आउटर प्लानिट हैं, उनके बीच में बहुत सारे जो हैं वो मैटर प्लानिट, मतलब बहुत सारे चंक्स हैं मैटर के, वो घूम रहे हैं। ठीक है, और वो सन के अराउंड ही घूम रहे हैं और वो केपलर लॉज फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि केपलर लॉज में चाहे ऑर्बिटल स्पीड हो या टाइम पीरियड, जो पार्टिकल घूम रहा है उसका मास नहीं आता है, जिसके अबाउट घूम रहा है उसका मास आता है। तो जैसे अर्थ सन के अबाउट चक्कर लगा रही है, केपलर लॉज फॉलो कर रही है, वैसे ही उनमें से वो जो एस्ट्रॉइड्स हैं उसमें से आप किसी भी छोटे या बड़े एस्ट्रॉइड को ले लोगे तो वो भी सन के अबाउट घूम रहा है और वो भी केपलर लॉज को फॉलो कर रहा है। ठीक, जरा देखते हैं क्या आंसर बनेगा। विल नॉट मूव अराउंड द सन गलत है, सन के अराउंड ही मूव कर रहे हैं। विल मूव इन इनरेगुलर वे, ये भी नहीं, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मासेज ना, वो जो कोई जरूरी नहीं है, उनका मास कहीं आता ही नहीं है किसी इक्वेशन में। विल मूव अराउंड द सन इन ए क्लोज ऑर्बिट बट नॉट ओबे केपलर्स लॉ, केपलर लॉज को बिल्कुल ओबे करते हैं, ये भी गलत हो गया। विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड ओबेज केपलर्स लॉ, बिल्कुल ठीक है, इसका आंसर बनेगा डी पार्ट, वो प्लैनेट्स की तरह ही घूमेंगे और केपलर लॉज को ओबे भी करेंगे। चूज द रॉन्ग ऑप्शन। इनर्शियल मास इज ए मेजर ऑफ डिफिकल्टी ऑफ एक्सेलरेटिंग ए बॉडी बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर कोई बॉडी है एम मास की और उस पर आपने फोर्स लगाया एफ, तो ये एक्सेलरेट करेगी, तो कितना फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा उसका इनर्शियल मास। ये जो एम एफ इजक्वल टू एम ए में जो एम होता है ये कौन सा मास है, ये इनर्शिया वाला मास है, इनर्शियल मास है। और ग्रेविटेशनल मास कौन सा होगा, वेयर एज द ग्रेविटेशनल मास इज रेलिवेंट इन डिटरमाइनिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट बाई एन एक्सटर्नल मास। ग्रेविटेशनल मास किस में आएगा, तो कोई अगर एक्सटर्नल मास है कैपिटल एम और ये मास है स्मॉल एम, और इनके बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स का हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तब जो मास इन्वॉल्व होगा वो ग्रेविटेशनल मास होता है, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो मास है ये है ग्रेविटेशनल मास। और अभी तक हम फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा डिज़ाइन नहीं कर पाए हैं जो इन दोनों मासेज में डिफरेंस क्रिएट कर सके, इन दोनों मासेज में अंतर बता सके कि ये इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास में कोई भी डिफरेंस हो। तो अभी तक बाय डेफिनेशन तो ये दोनों अलग अलग हैं, वो इनर्शियल मास है, ग्रेविटेशनल मास है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये है कि दोनों में अभी तक हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चला, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही है, दोनों की डेफिनेशन दी हुई है, दैट द ग्रेविटेशनल मास एंड इनर्शियल मास आर इक्वल इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, ये कंसेप्चुअल रिजल्ट नहीं है, कंसेप्चुअल डेफिनेशन तो दोनों की अलग अलग है, तो ये भी ठीक है, पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है। अब हम आते हैं, हम ढूंढ रहे हैं रॉन्ग।
that the acceleration due to gravity on the earth is the same for all bodies is due to equality of gravitational mass and inertial mass। कह रहे हैं अर्थ की सरफेस पे किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराओ, सबका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास की इक्वलिटी की वजह से? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, इसकी वजह से एम मास को जी का एसलेशन मिलेगा, तो इजक्वल टू फोर्स इजक्वल टू मास इंटू एसलेशन लिखेंगे। एसलेशन हम क्या लिखेंगे? जी का। और ये दोनों मास कैंसिल आउट तभी हो सकते हैं जब ये होगा आपका मास इंटू एसलेशन में, ये होगा आपका इनर्शियल मास, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में ये होगा ग्रेविटेशनल मास। ये दोनों जब इक्वल होंगे तभी ये कैंसिल आउट हो पाएंगे, और सभी तरह की बॉडीज़ का जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सेम रहेगा, जी एम बाई आर स्क्वायर। तो इसी वजह से सभी तरह के ऑब्जेक्ट सेम एसलेशन से अर्थ की सरफेस पर गिरते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास बराबर हैं और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये वाला भी सही स्टेटमेंट है आपका। अब आते हैं डी पार्ट। ग्रेविटेशनल मास ऑफ ए पार्टिकल लाइक प्रोटॉन कैन डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स बट इनर्शियल मास कैन नॉट। अगर ऐसा होता तो हमें एक एक्सपेरिमेंट मिल गया है जो कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, जबकि ऐसा हम कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बना पाए हैं जो इन दोनों में अंतर पैदा कर सके। तो ये डेफिनेटली ये गलत होगा और यही आंसर बनेगा। 17th, डिफरेंट पॉइंट्स इन द अर्थ आर एट स्लाइटली डिफरेंट डिस्टेंसेज फ्रॉम द सन। सही कह रहे हैं, अर्थ पे अलग अलग पॉइंट्स, अलग अलग अर्थ के पार्ट जो हैं वो सन से अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। जो सरफेस सन की तरफ होगी वो रिलेटिवली पास होगी, और जहाँ पे अंधेरा होगा, रात होगी, वो सरफेस स्लाइटली दूर होगी। तो वो थोड़े सा डिफरेंस है डिस्टेंस का, जिसकी वजह से डिफरेंट फोर्सेस वो एक्सपीरियंस करेंगे ग्रेविटेशन का। बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। For a rigid body, we know that the various forces act at various points in it, and the resultant motion is as if a net force act on center of mass, causing translational, and net torque at the center of mass, causing rotation around an axis through the center of mass। ठीक कह रहे हैं। पूरी अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो पूरा सिस्टम ऐसे बिहेव करता है जैसे कि नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा हो, और नेट फोर्स का जो टॉर्क है वो भी सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्ट कर रहा हो, जिसकी वजह से रोटेशन होगा। फॉर द अर्थ सन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, और अर्थ को हम यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फीयर मान के चल रहे हैं। टॉर्क इज जीरो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि जो भी फोर्स लगेगा अर्थ के सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, और सेंटर ऑफ मास पे अगर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन का, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क जीरो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। द टॉर्क कॉजेज अर्थ टू स्पिन, ऐसा नहीं है टॉर्क की वजह से अर्थ स्पिन नहीं कर रही है। ठीक है, अर्थ पहले से स्पिन कर रही है। अर्थ के फॉर्मेशन की प्रोसेस में अर्थ के पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, और वही वेलोसिटी है उसके पास। अर्थ के साइज के हिसाब से वो कम या ज़्यादा हो सकती है, बट टॉर्क नहीं है अर्थ में। ठीक है, अर्थ का टॉर्क जो है वो क्या है? जीरो है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? ए पार्ट, द टॉर्क इज जीरो। कह रहे हैं रिजिड बॉडी जो है वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, अर्थ अप्रोक्सीमेटली रिजिड बॉडी नहीं है। बिल्कुल है रिजिड बॉडी सर, सरफेस पे सिर्फ पानी है, और वो तो बहुत ही कम हिस्सा है अर्थ के टोटल वॉल्यूम का। द टॉर्क कॉजेज द अर्थ टू मूव अराउंड द सन, टॉर्क की वजह से मूव नहीं कर रहा है, फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है सर्कुलर मोशन करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इसका बनेगा ए पार्ट। Two satellites of same mass are launched in the same orbit of radius r around the earth so as to rotate opposite to each other। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये मान लिया अर्थ है, और अर्थ के अराउंड दो सैटेलाइट घूम रही हैं। ठीक है, अर्थ के अराउंड मान लिया ये दो सैटेलाइट जो हैं वो इस तरह से घूम रही हैं, एक ही ऑर्बिट में, एक ही रेडियस में, बट अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही हैं। यानी एक सैटेलाइट आ रही है इस साइड से, एम मास की सैटेलाइट वी की स्पीड से आ रही होगी, और एक सैटेलाइट इधर से आ रही है, एम मास की सैटेलाइट वी की स्पीड से आ रही है। और वो जब ये टकराएंगे इस तरह से, तो ये एक दूसरे पे स्टिक कर जा रही हैं। इन इलास्टिक कोलिजन हुआ तो इनकी नेट वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? जीरो। नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा, जितना पॉजिटिव मोमेंटम उतना ही नेगेटिव, नेट तो खत्म, फाइनल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। और वो आपस में भिड़ जा रही हैं और स्टिक कर जा रही हैं। अब टोटल एनर्जी पूछ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो खत्म हो गई, परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन था, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी इनकी सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो मास इसका हो गया 2m, अर्थ का मास मान लिया कैपिटल M, डिस्टेंस मान लिए r। तो जो भी टोटल एनर्जी के नाम पे इसके पास होगा वो सिर्फ होगी पोटेंशियल एनर्जी, और वो होगी -g कैपिटल M, मास कितना है? 2m अपॉन r। सो द आंसर इज ए पार्ट।
कंप्यूट द एडिशनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाई ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड सन विद ए रेडियस 2r टू बिकम फ्री फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, बना लेते हैं, सिंपल ही है। ये मान लिया अर्थ है, अर्थ का मास m है और उसके अराउंड एक सैटेलाइट घूम रही है 2r रेडियस में, 2r के रेडियस में घूम रही है। तो उसके पास कितनी वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी इसके पास, तो वो होगी अंडर रूट ऑफ gm/r। और r की वैल्यू क्या डालोगे, 2r। और आपको करा देना है इसको एस्केप। तो एस्केप कराने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए एस्केप कराने के लिए, तो जो वी चाहिए होगी वहाँ पे उस हाइट पे, वो चाहिए होगी अंडर रूट 2gm/r। और r कितना है, 2r। तो एडिशनल वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड हुई, ठीक है। तो एडिशनल वेलोसिटी होगी एस्केप वेलोसिटी माइनस ऑर्बिटल वेलोसिटी, इतनी एडिशनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी। इतनी वेलोसिटी से वेलोसिटी में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, चाहिए इतनी है, इतनी तो कितनी एडिशनल रिक्वायर्ड है माइनस करेंगे। तो इसमें ये जो आएगा वो अंडर रूट 2 - 1 टाइम्स आ जाएगा अंडर रूट ऑफ gm/2r। ये आपका आंसर बनेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। पार्टिकल हैं तीन पार्टिकल हैं, एक 2m है, एक स्मॉल m है, एक m है। ये 2m है, ये स्मॉल m है, ये m है। और ये AB डिस्टेंस जो है वो BC की आधी है। इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस L है तो ये है L/2, ठीक है। और स्मॉल m जो है काफ़ी छोटा है कैपिटल M से, और t=0 पे इसको यहाँ से रेस्ट से छोड़ दिया गया। तो पूछ रहे हैं क्या होगा स्मॉल m, तो स्मॉल m डेफिनेटली 2m की तरफ भागेगा। एक तो डिस्टेंस कम है और दूसरा मास भी ज़्यादा है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है वो कम है और मास भी ये हैवी है, तो हैवी मास के अगर करीब होगा तो उसी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, तो उसी तरफ भाग जाएगा ये। तो स्मॉल m विल मूव टुवर्ड्स 2m। अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट विल एस्केप इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाई 41%। समझ लेते हैं, कोई सैटेलाइट घूम रही है तो उसके पास जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो होती है अंडर रूट gm/r। और आपको एस्केप कराना है तो देनी पड़ेगी एस्केप स्पीड के बराबर स्पीड होनी चाहिए, और वो होती है अंडर रूट 2gm/r। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को गौर से देखो तो आप ये कह सकते हो कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट 2 टाइम्स ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर होती है। और अंडर रूट 2 का मतलब हो गया 1.41 वीओ। तो वीओ उसके पास है और चाहिए उसको भागने के लिए 1.21 वीओ। तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट, 1.41 वीओ। तो इंक्रीमेंट कितने परसेंट हुआ, इंक्रीमेंट पूछ रहे हैं कितने परसेंट हुआ, परसेंटेज इंक्रीज। तो चाहिए आपको 1.41 वीओ, है आपके पास वीओ, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 कर लेते हैं, इतने परसेंट इंक्रीमेंट होगा। तो इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो 41% आ रहा है। 41% का जो है वो क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ए पार्ट। अब पूछ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी क्या डबल हो जाएगी, तो बिल्कुल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आपकी रूट 2 टाइम्स हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये भी आंसर सही है, इसका मतलब आंसर इसके दोनों ही करेक्ट है। सो योर आंसर इज सी पार्ट। Energy required in moving a body of mass m from a distance 2r to 4r from the center of earth of mass m। ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ का मास m है और वो 2r से 4r लेके जा रहे हैं। अभी डिस्टेंस कितनी है, 2r है, यहाँ पे एक बॉडी है स्मॉल m मास की, और इसको हम और दूर लेके जा रहे हैं, इतना दूर लेके जा रहे हैं ताकि टोटल डिस्टेंस 4r हो जाए। तो कितनी एनर्जी लगेगी, तो जो एनर्जी लगेगी वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी होगी, -gmm/4r, ये फाइनल एनर्जी है। माइनस इनिशियल कितनी होगी, वो होगी -gmm/2r, ये इनिशियल है। तो जरा देखते हैं कितना आने वाला है। तो ये है प्लस, ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, तो जब आप इसको सेटल करोगे तो gmm/4r आंसर आएगा। इतनी एनर्जी जो है, इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी क्योंकि इतना ही पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ है। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ए बॉडी अटेन्स ए हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद विच इट वॉज प्रोजेक्टेड। ठीक है, ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पे बोगी बॉडी है, r रेडियस की अर्थ है, और यहाँ से हमने फेंका है किसी स्पीड से और वो उसने रेडियस के बराबर ही हाइट तक चली जा रही है। तो ये पूछ रहे हैं कितनी स्पीड से फेंका होगा, ठीक है, v आपको फाइंड करना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे इसमें, इनिशियल और फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वही तो आपको निकालनी है, स्पीड हाफ mv², v0² है v²
प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो वो है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, अर्थ की सरफेस पे ही है वो, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम हो जाएगी जीरो, क्योंकि हम बस इतनी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देना चाहते हैं, स्पीड देना चाहते हैं ताकि वो आर के बराबर हाइट पे पहुंच जाए। और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस जी एम एम बाई आर, और आर कितना हो जाएगा 2r। तो ये एम एम और एम क्या हो जाएगा, कॉमन लेके कैंसिल आउट, तो वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 जो आएगा, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा जी एम एम बाई 2r। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो वी नॉट जो आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट जी एम बाई आर। तो इतनी स्पीड से अगर आप फेंकोगे तो वो अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट को अटेन कर लेगी। सो योर आंसर इज ए पार्ट।